वीजा अपॉइंटमेंट डेट ले ली है, इंटरव्यू नजदीक है और मन में ये डर बना हुआ है कि कहीं हमारा वीजा रिजेक्ट ना हो जाए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमेशा फाइल मैनेजमेंट में ऊपर रखेंगे। मैसी हालत फाइल मैनेजमेंट की ना हो, कोई भी जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हो, देखो वो आपसे स्टार्टिंग में नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, कहाँ है 100% डैम श्योर हूं कि आपको ये यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बट इससे आपकी पहचान है कि आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो। ये भी एक रीजन है रिजेक्शन का। गुड लुक। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ा कंटेंट लेके आई हूं, जिसके लिए शायद आप लोग बहुत ज्यादा यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे और आपको वो कंटेंट नहीं मिल रहा होगा। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज आप मेरे अंदर कुछ चेंजेस देख रहे होंगे। मेरे जो हाथ है वो बंधे हुए हैं, मैं ज्यादा नहीं हाथ हिला के बोल रही, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे कि मैम आपके हाथ जैसे आप एक्सप्रेशन देते हो तो उससे हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, बट मैं वर्कआउट कर रही हूँ। बट आज का कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप प्लीज बने रहिएगा इस वीडियो पे और एक भी पॉइंट मैं कहूंगी मिस मत करना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और उन लोगों के लिए तो खासकर जिन्होंने ऑलरेडी वीजा अपॉइंटमेंट डेट ले ली है, इंटरव्यू नजदीक है और मन में ये डर बना हुआ है कि कहीं हमारा वीजा रिजेक्ट ना हो जाए और रिजेक्शन के क्या रीजन होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हूं एचआर, मेरी कंपनीज में जो एम्प्लॉयज हैं वो इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, इंटरव्यूज के बाद मैं उनसे फीडबैक लेती हूँ और इवन मैं प्रिपेयर भी कराती हूँ उन्हें क्या क्या बोलना है। तो रिजेक्शन के केस में ऐसा क्या रीजन हो जाता है जिसकी वजह से उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगी। और जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ उस पॉइंट पे आपको फोकस करना है। 100% मैं श्योरिटी ले रही हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को सुना तो आपका वीजा नहीं रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो पॉइंट्स मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। इस फोन का मैं इस वक्त यूज करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पॉइंट्स मैं मिस करूं, क्योंकि उसके लिए मैंने काफी मेहनत की है, एम्प्लॉय से बात की है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं पॉइंट्स मिस करूं, इसलिए मैं पॉइंट देखूंगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो बात ऐसी है कि जिन्होंने भी अपना वीजा इंटरव्यू बुक कर लिया है, चाहे वो किसी भी वीजा पे हो, F1 हो, H1 हो, J1 हो, M1 हो, B1 हो, B2 हो, O1 हो, कोई भी वीजा हो, उसके इंटरव्यूज में रिजेक्शन के क्या केसेस आ रहे हैं। पहला केस है प्रोफेशनल अटायर। आप लोगों का जो अटायर है, जो ड्रेस है, वो प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल अटायर की अगर मैं बात करूं तो जेंट्स और फीमेल्स में मैं डिवाइड करूंगी। जो हमारे मेंस हैं वो लोग कोशिश करें कि पोलो टी शर्ट्स डाल के जाएं, अगर उन्हें टी शर्ट डालनी है तो इवन वो शर्ट भी डाल सकते हैं। शर्ट के साथ जीन्स वगैरह डालें, बट शर्ट को हमेशा अंदर टक करें। और जितनी भी टी शर्ट डालें वो कभी भी वी शेप की या फिर गोल गले की ना हो, टी शर्ट्स बाहर ना हो। फंकी लुक मत देना, ऐसा मत देना कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश आप लोग डूड बन के जा रहे हो, उस तरीके का आपका ड्रेस नहीं होना चाहिए। फीमेल्स के लिए बात करूं तो स्लीवलेस वगैरह अगर आप लोग डाल के जा रहे हो तो क्लेवेज वगैरह आप लोगों की ना दिखे। आप लोग बहुत प्रोफेशनली जाओगे। सूट वगैरह भी कैरी कर सकते हो, शर्ट पैंट भी कैरी कर सकते हो, और अगर आपका मन करे तो जीन्स के साथ भी शर्ट कैरी कर सकते हो, पोलो टी शर्ट भी कैरी कर सकते हो। हेयर जो आपके होंगे वो आपके प्रॉपर ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा मेसी हो रहे हो, आपको अच्छे से कॉम करके जानी है। इवन मेल्स के लिए भी मैं बात करूंगी, अपनी बियर्ड्स वगैरह बना के आपको जाना है, अच्छे से बियर्ड्स वगैरह बना के जाएंगे, जितनी भी उनकी मुस्टैक वगैरह है तो बना के जाएंगे, अपने हेयर्स अच्छे से कटिंग ट्रिम लेंगे, तब वो लोग जाएंगे। एकदम मेसी होके आप लोगों को नहीं जाना है। तो प्रोफेशनल अटायर भी रीजन है रिजेक्ट होने का, कि लोग फंकी लुक में चले जा रहे हैं, डूड बन के चले जा रहे हैं, एकदम सेंस नहीं है उन लोगों को कि इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। मैं मानती हूं कि ये जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं है, बट इससे आपकी पहचान है कि आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, ये भी एक रीजन है रिजेक्शन का। गुड लुकिंग हमेशा एक अच्छा इंप्रेशन देता है, तो आपको जब भी जाना है इंटरव्यू के लिए, चाहे तो वो बायोमेट्रिक हो, चाहे आपका यूएस वीजा इंटरव्यू हो, दोनों में ही आपको गुड लुकिंग बन के जाना है। सेकेंड पॉइंट जो आपका है वो आपको फाइल मैनेजमेंट का रखना है। जैसे कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, चाहे आप बायोमेट्रिक के लिए जाओ, चाहे आप यूएस वीजा इंटरव्यू के लिए जाओ, हमेशा एक फाइल प्रिपेयर करो जिसके अंदर सीक्वेंस में अपने जितने भी आपके फॉर्म्स हैं, जितने भी आपके पेजेस हैं, लाइक आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके रिज्यूमे या आपका कुछ भी डीएस 160, आपको इतना पता होना चाहिए कि जाते ही सबसे पहले आपसे 3 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। डीएस 160 का कंफर्मेशन पेज, वीजा अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन पेज और आपसे पासपोर्ट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमेशा फाइल मैनेजमेंट में ऊपर रखेंगे। मैसी हालत फाइल मैनेजमेंट की ना हो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है वो कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं, आप उन्हें इरिटेट कर देते हो डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में ही।
तो ये रीजन भी होता है कि वो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसकी वजह से आप तो लगे रहते हो कि अपना आप डॉक्यूमेंट में, फाइल में अपना पेज ढूंढ रहे हो, आप अपना फॉर्म ढूंढ रहे हो, और वो क्वेश्चन के आंसर का वेट कर रहे होते हैं। तो ये भी एक इरिटेशन, मतलब आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आगे पे जाओ, जितनी भी फाइल्स में पेजेस हैं उसमें आप नोट्स लिखो, नोट्स सामने आप लगा दोगे तो जो भी वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट आप निकाल सकते हो अगर नोट्स पे आपने लिखा होगा तो ये चीज ध्यान रखना। जितने भी आपके ओरिजिनल्स हैं वो एक जगह पे रखना, जितने भी फोटोकॉपीज हैं एक जगह पे रखना। जब जब वो मांगे तो तुरंत आप निकाल के दे दो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फाइल मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से रखना है, ये भी आपका प्रायोरिटी पे होना चाहिए। थर्ड जो आपका है वो है नर्वसनेस। आपके फेस पे जरा भी डर नहीं दिखना चाहिए। आप कोई भी जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हो, देखो वो आपसे स्टार्टिंग में नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किसने आपको स्पॉन्सर किया है, कौन सी कंपनी है या कौन सा कॉलेज है, इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस आपको रटे हुए होने चाहिए। रटा भी नहीं है तो कॉमन सेंस से आपको आंसर देना है। अगर आप नहीं दे पा रहे हो, भूल गए हो, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में आंसर लिखा हुआ है, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन उस आंसर को गलत देने की बजाय आप ना ही दो तो बेटर है। फेस पे नर्वसनेस नहीं दिखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। जरा सा भी नर्वसनेस दिखेगा तो उन्हें लगेगा कि शायद ये यूएस जाने के लायक नहीं है, या फिर अगर यूएस हमने अप्रूव कर दिया वीजा तो वहां पे वो कैसे सरवाइव करेगा। ये भी एक रीजन हो सकता है। देखो B2 की बात ही अलग है अगर पेरेंट्स वगैरह जा रहे हैं, लेकिन अगर आप वर्किंग वीजा पे जा रहे हो, स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हो, इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, तो आपके फेस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर वो आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी जगह पे आप 4 बार जवाब दे रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, मेरा एक एम्प्लॉय इसीलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि उससे सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था कि आपकी क्या जॉब ड्यूटीज हैं। उन्होंने जॉब ड्यूटीज की जगह जब उन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने बताया कि मैंने सारा चिट्ठा बताया किस तरीके से जॉब लगी थी, क्या था। अपना आपको कट टू कट आंसर देना है, ज्यादा आपको आंसर नहीं देना है। कम से कम टाइम में कम से कम वर्ड्स में आपको अपने आंसर पूरे करने हैं, और जो भी आपके आंसर्स हो वो हमेशा मैच हो आपके फॉर्म से, ये भी ध्यान रखना है। तो अपना फॉर्म्स जितने भी आपके DS-160 हैं या जितने भी लोग वर्किंग वीजा पे आ रहे हैं वो अपने क्लाइंट लेटर को पढ़ें, मतलब इन्विटेशन लेटर पढ़ें, ताकि उनको ये पता रहे कि उन्हें बोलना क्या है, और जो बोले वो सारी चीजें मैच हो। मैं मानती हूँ आप 100% मैचिंग चीजें नहीं बोल सकते, बट 80% तो मैच चीजें करेंगी। नहीं याद आ रहा है तो मत ही बोलो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में जवाब मत देना। इससे क्या होगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा और क्वेश्चंस निकलेंगे और उस क्वेश्चन से आप फंसते चले जाओगे। उसके भी चांसेस हो सकते हैं उस वजह से भी कि आप रिजेक्ट हो जाओ। इसके बाद जो है पॉइंट वो है इन एप्रोप्रिएट आंसर्स। आंसर्स आपको गलत नहीं देने। एग्जाम्पल, अगर आपको आंसर्स नहीं पता तो गलत तो देना ही नहीं है कुछ भी। एग्जाम्पल, अगर आपसे एड्रेस पूछा, कंपनी का एड्रेस पूछा, मेरे एम्प्लॉय से पूछा कि आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है। कंपनी के एड्रेस देखो अमेरिका में बड़े बड़े होते हैं, नहीं याद आपको, आप पीछे के 2-4 आप सिटी याद कर लो। अगर आपको नहीं याद तो आप स्टेट बता दो, जिप कोड बता दो। पूरा एड्रेस अगर आपसे पूछा गया और आप नहीं बता रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलत मत बताओ। एटलीस्ट आप स्किप कर दो या बोल दो कि मैं फॉरगेट कर गया हूं, नहीं बता पा रहा हूं आपसे अभी, बट मेरे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। वो उससे चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, रिजेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो अप्रोप्रिएट आपको आंसर देना है, कट टू कट आंसर देना है। इसके बाद ऑप्शन है आपका जो मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्स गलत लेके चले जाते हैं, जैसे कि DS-160 में उनके कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, जो भी मतलब उन्होंने फिल किया है वो आंसर्स गलत होते हैं, बट वो वहां बताना भूल जाते हैं बायोमेट्रिक पे कि ये चीजें गलत हैं। बायोमेट्रिक वाले दिन ही आपको कंसुलेट ऑफिसर को बताना है कि मेरी ये चीजें गलत हैं, इसको मैं ठीक कर सकता हूँ कि नहीं, या आप अपडेट कर दीजिए। या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेके जा रहे हो तो कोई चांसेस है ही नहीं, तो पहले ही आप इंटरव्यू से 4 से 5 दिन पहले, मैं तो कहूंगी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले ही आप चेक कर लो कि आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत ना हो, क्योंकि इंस्टेंट डॉक्यूमेंट बनवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखोगे, ये भी एक रिजेक्शन का कारण बन रहा है। इसके अलावा विजिबिलिटी ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया। आपको ये चीज जरूर उन्हें शो करनी है कि आप इंडिया जरूर वापस आओगे, और क्या रीजन है जिसकी वजह से आप इंडिया वापस आना चाहोगे। अगर वो आपसे पूछते हैं कितने दिन के लिए आप जा रहे हो, तो साफ साफ आपको कट टू कट आंसर देना है, 2 या 3 साल के लिए। अगर विजिटर हो आप, अगर टूरिस्ट वीजा पे हो तो 2 से 3 महीने के लिए। इससे ज्यादा जो भी आपका कट टू कट आंसर है वही दोगे।
लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि अभी नहीं पता मेरा आने का कब प्लान होगा। आपको उस वक्त जो भी आंसर आपको पता हो वो आपको देना है। जितना भी आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होगा, जो भी आपका कॉलेज का ड्यूरेशन होगा, आप वही दोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि आई डोंट नो कि मैं कब आऊंगा। तो विजिबिलिटी आपको दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको ये भी बताना है कि आप क्यों इंडिया आओगे, क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आपको इंडिया आना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग थे, और आपको ये यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा तो शायद मैं आप लोगों को रिजेक्शन से बचा पाऊंगी। मैं कोई अटॉर्नी नहीं हूं, बट हाँ एचआर हूं। तो मेरी कंपनी में जितने भी इंडियंस अमेरिका आते हैं उनको ये हर्डल्स फेस करने होते हैं, तो उससे मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अटॉर्नी से भी मैं बात करती रहती हूँ, वो भी मुझे रीजंस बताते रहते हैं। अभी तक अगर मैं बात करूं तो चेन्नई, हैदराबाद एक ऐसे यूएस एम्बेसी है जहां पे बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं रिजेक्शंस के, जो कि मुझे अटॉर्नी के थ्रू पता चला। अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वीजा तो मुंबई या फिर दिल्ली एम्बेसी से कीजिए, चांसेस आपके वीजा अप्रूव होने के बहुत ज्यादा हैं। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट यही सच्चाई है कि चेन्नई, हैदराबाद में बहुत कम वीजा अप्रूव हो रहे हैं, चांसेस बहुत ज्यादा रिजेक्शन के बढ़ जा रहे हैं। तो होप आप लोगों को वीडियो मेरी समझ आई होगी। बट एक लास्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे देना जा रही हूँ, जो भी लोग यहाँ तक जुड़े हैं उनको एक बहुत अच्छा टिप देने वाली हूँ और एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। सबसे बड़ी बात, आप लोगों को कंसलेट ऑफिसर जो आपके बायोमेट्रिक में हो चाहे वीजा इंटरव्यू में हो, उन्हें ये शो नहीं करना कि आप अमेरिका बसने जा रहे हो। आपको अपने इंडिया का कहीं ना कहीं टाई अप दिखाना है कि आप इंडिया से आज भी जुड़े हुए हो और आगे भी जुड़े रहोगे और वापस आप आओगे ही आओगे। रीसेंट क्वेश्चन जो है अभी मेरे एम्प्लॉय से पूछा गया है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बेस पे मैं आपको बताऊंगी कि आप रिजेक्ट हो या आपका वीजा अप्रूव है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कंसुलेट ऑफिसर पूछते हैं कि आपके अंदर ऐसी क्या बेस्ट क्वालिटी है, क्या ऐसी बेस्ट स्किल्स है, क्या ऐसी नॉलेज है जिसकी बेस पे इंडिया से आपको अमेरिका भेजा जा रहा है प्रोजेक्ट पे, कि वहां पे अमेरिका में ऐसे बंदे ही नहीं है, तो इस चीज के ऊपर आप मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या होगा। आपको ये बताना है अपना कि क्या आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है। अब ये चीज आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या होगा। तो होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में मैं वेट करूंगी आप लोगों के आंसर्स का। आप लोग जरूर आंसर करना, और होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं दोबारा कल एक नए व्लॉग के साथ आऊंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अभी फिलहाल का अपडेट आज का यही था जो मैं लेके आई हूँ। थैंक यू सो मच। बाय, कल दोबारा मिलते हैं।